हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग काफ़ी अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। तो मेरे चैनल दीपू लर्निंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे हिंदी पेडागोजी और साथ में अनुच्छेद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हिंदी पेडागोजी और साथ में अनुच्छेद प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते हैं, ये सीटेट 2026 का PYQ पेपर है जो लैंग्वेज 1 हिंदी का है। और इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, काव्यांश को देखेंगे। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियों बारी बारी, छिटके चिन्ने चिंगारे, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो अनगिनत लघु द्वीप हमारे, तूफानों में एक किनार, जल आज जलकर बूझ गए, किसी दिन मांगा नहीं इसने मुख खोल। कलम आज उनकी जय बोल, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, ठीक है, सिखाए होगी, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही, अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो ये एक काव्यांश है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिए, फिर इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है, तो इसमें स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है तो कौन सा वाला हो जाएगा, 91 नंबर का क्वेश्चन। स्त्रीलिंग संज्ञा नहीं है तो क्या शिखा, दिशा, अस्थि या दीप। तो इसमें शिखा भी शिखा होती है, शिखाएं होती है, अस्थि होती है, दीपों की माला, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो ये सारे स्त्रीलिंग में आ गया। लेकिन ये जो दिशा वाला कौन सा दिशा में है, उसका दिशा क्या है, तो ये पुल्लिंग में आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 का देखेंगे कि किसकी जय न बोली जाए, किसकी जय न बोली जाए। तो लाल शिखा वालों की, या पुण्य वेदी पर चढ़ने वालों की, या फिर अनगिनत लघु दीपों की, या फिर अस्थियां जलने वालों की। तो देखिए, किसकी जय ना बोली जाए कहने की बात कही गई है, तो इसमें किसकी जय ना बोली जाने की बात कही गई है, तो लाल शिखा वालों की। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन। कलम आज उनकी जय बोल, 93 नंबर का क्वेश्चन। कलम आज उनकी जय बोल पंक्ति का आशय क्या है। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर, उनकी जय बोलकर इधर उधर घूमना, या फिर उनकी जय के नारे लगाना, या फिर उनके गुणगान की कविता लिखना, या फिर आज केवल उनकी ही जय बोल। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो उनका कलम आज उनकी जय बोल, यानी जय, उनकी जय बोलकर इधर उधर घूमना। ठीक है, जयकार का नारा लगा के प्रचार करना। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 97 का। भाषा की कक्षा में प्राय समूह और जोड़ों में कार्य करवाया जाता है। ठीक है, समूह और जोड़ों में। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो जो समूह होता है ना, जैसे ए, फिर ए की जोड़ी, ए में 10 बच्चे हैं, ए में 10 बच्चे हैं, ए में 10 बच्चे हैं, फिर बी साइड में 10 बच्चे हैं। तो ये 10-10 करके 20 हो गया। ठीक है, यानी एक समूह ए वाला 10 का, बी समूह 10 का, इस प्रकार से दो समूह है 10-10 करके। ठीक है, और जोड़ों में। ठीक है, ये कैसा है, जोड़ों में। ठीक है, और इससे समावेशी कक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मूल्य का विकास करने में मदद मिलती है। तो ये कौन सा मूल्य है, तो देखिए सहानुभूति तो नहीं होगा। सहानुभूति का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पैर से अपाहिज है, या पैर में किसी किसी प्रकार की दिक्कत है, तो इस प्रकार ये इनका पैर इस प्रकार से बहुत कष्ट होता होगा, तो ये सहानुभूति दिखाना नहीं है। प्रतियोगिता, यहाँ पर जोड़ों का समूह में बना रहे, तो ये कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समूह और जोड़ों से कक्षा कार्य करवाया जा रहा है, यानी समावेशी कक्षा से जुड़ा जा रहा है। ठीक है, और सहयोग वाला बात सही होगा। ठीक है, इसमें सहयोग वाला बात सही हो जाएगा। जब समूह और जोड़ आ गया यानी सहयोग आता है। ठीक है, अ, समूह में ही सहयोग की भावना पनपती है। जब एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो उस समूह का जो क्या है, गांठ है, यानी उस समूह का, उस टीम का लीडरशिप बहुत कमज़ोर हो जाएगी, और क्या कहते हैं, उसका नेतृत्व भी कम हो जाएगा, और वो समूह कमज़ोर होने के कारण से अलग अलग हो जाएंगे। यानी सहयोग की भावना होगी तभी समूह और जोड़ों में कार्य करवाया जाता है ना। और जैसे ईर्ष्या, तो किसी के प्रति ईर्ष्या करना, यानी किसी के प्रति जेलस होना, ये ईर्ष्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर का। एक दिन आप कक्षा में बहुत सी वस्तुएं लेकर आई और बच्चों को से कहा कि उनके नाम बताओ। ठीक है, आपने बच्चों से उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखा और उन्हें बताया कि ये सभी नाम भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, तो संज्ञा कहा जाता है। इसके बाद आपने संज्ञा की परिभाषा बताई, आपके द्वारा प्रयोग में लाई जा रही इस विधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए, निगमनात्मक विधि, आनुवांशिक, इंसिडेंटल विधि, आगमनात्मक विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो देखिए पहले क्या किए, बहुत सारा सामान लाए। ठीक है, इसके बाद बच्चों को दिखाया, फिर श्यामपट्ट में लिखे,
और लिखने के लिए बताया और इसके बाद उसके एक एक के बारे में बताया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बताया कि वो इसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो आपने पहले क्या किया, उसको उदाहरण दिए, उदाहरण के बाद फिर उसको नियम बताए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर क्या कहा जाता है, उदाहरण से नियम की ओर, यानी आगमनात्मक विधि। और निगमनात्मक विधि में नि से निगम, नि से निगम और नि से नियम, ठीक है। नि से निगम, नि से नियम, यानी नियम से उदाहरण की ओर क्या हो जाएगा आपका निगमनात्मक, उदाहरण से नियम की ओर ये क्या हो जाता है आगमनात्मक विधि। और ये आनुवंशिक इंसिडेंटल विधि प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, दिखाकर, यानी सामने कोई भी चीज़, जैसे कि कोई चीज़ होगी, जैसे चौक है, उसको दिखाना है कि इस प्रकार से चौक बनता है या ऐसा है चौक, तो ये प्रत्यक्ष विधि हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 का, जब एक भाषी वक्तव्य बोले जा रहे हैं, ठीक है, अभिव्यक्त किए जा रहे हैं, विचार बिंदु को औपचारिक रूप से क्या कर रहे हैं, अनौपचारिक स्थिति में संप्रेषित करने लगते हैं, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, कोड मिश्रण, बोली, कोड अंतरण, अपभाषा या स्लैंग। तो जब भी बात आती है कोड मिश्रण या बोली या कोड अंतरण में, तो इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि कोड मिश्रण में क्या होता है, जैसे कि मैं एक सॉन्ग गाती हूँ, तो देखिएगा एक क्या हो गया, कोड मिश्रण हो गया, ठीक है। मैं हिंदी भी बोलती हूँ और इंग्लिश भी बोलती हूँ, ठीक है। जैसे बोली, जैसे गांव की बोली अलग होती है, शहर की बोली अलग होती है, अलग चीज़ हो गया। और कोड अंतरण, कोड अंतरण में क्या हो गया, जैसे कि आप बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, माय डियर, इसके बाद सर बोलते हैं या फिर मिस्टर बोलते हैं, मिसेस बोलते हैं, तो इस प्रकार से एक औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। इसका औपचारिक लैंग्वेज का प्रयोग करने के बाद फिर आपने क्या करते हैं, अरे यार, ये क्या हो गया आपका अनौपचारिक रूप से, तो ये क्या किया, कोड अंतरण, ठीक है। तो जब आप सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, या फिर कुछ इस प्रकार से जो सभ्य भाषा बोलते हैं, तो बोलते बोलते फिर आप दूसरे लैंग्वेज में आ जाते हैं, यानी जो अपने बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, अनौपचारिक, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसमें कोड अंतरण, आपने कोड अंतरण कर लिया, ठीक है। जैसे डियर सर से आपने क्या कर दिया, उसको यार बोल दिया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 का, कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं किसी भाषा विशेष में, शब्दों को शब्दों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जब किसी शब्द की एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, तो किसी भाषा विशेष में शब्दों का कर्ता में निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, इसका जवाब क्या हो जाएगा, यानी जब कोई शब्द है, ठीक है, इसका एक अर्थ हो सकता है, फिर क्या हो गया, किसी भाषा विशेष में शब्दकर्ता में निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, तो ये किससे, अर्थ तत्व से संबंधित होता है, ठीक है। वाक्य विन्यास से नहीं होगा, ध्वनि विज्ञान से भी नहीं होगा, आकृति विज्ञान से भी नहीं होगा, किससे होगा, अर्थ तत्व से होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 101 का, उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो जब हम लोग पहले भी देख चुके थे इसके बारे में कि फर्स्ट में भाषा की नवीन विषय वस्तु से परिचित करवाना, अच्छी तरह से न सीखी गई भाषा विषय वस्तु को पुनः पढ़ाना, हाल ही में पढ़ाई गई विषय वस्तु का परीक्षण करना, या फिर पहले से सीखी गई भाषा की विषय वस्तु को पुनः पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन होगा, जब बच्चा एक बार उसको सिखा दे, जैसे आ से अनार, आ से आम, इस प्रकार से उसको सिखा दे, बच्चा को आप बुलवाने की कोशिश करेंगे, जब बच्चा उसको नहीं बोल पाएंगे, तो फिर उसको क्या कहेंगे कि नहीं, इस प्रकार से होगा बेटा, आ से अनार, आ से आम, फिर अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, फिर दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, तो ये क्या हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। अच्छी तरह से न सीखी गई भाषा विषय को फिर उसी वस्तु को पुनः पढ़ाना क्या हो गया आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक। 101 का क्वेश्चन का जवाब हो गया। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 का, स्किनर की यह राय थी कि बच्चे उन ध्वनियों को दोहराते हैं जिनमें उन्हें आनंददायी प्रतिक्रिया मिले। इस दृष्टिकोण का आधार क्या का है, तो सहज ज्ञानवाद सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम, भाषा अर्जन उपकरण या सक्रिय अनुकूलन, क्या हो जाएगा। जब बच्चा को किसी चीज़ के प्रति आनंददायी होने लगती है, खुशी मिलती है, तो क्या करते हैं, उस पर सक्रिय हो जाते हैं, उस पर भाग लेने लगते हैं, खुशी खुशी से उस चीज़ को करने लगते हैं, सीखने लगते हैं, क्या हो जाएगा सक्रिय अनुकूलन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 103 का, किसी विशेष कौशल के विकास संबंधी अपने अवलोकन के आधार पर अपने निर्णय लिया कि कक्षा में
प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ का हो जाएगा? जब कक्षा में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे तो ये किस चीज़ का हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 183 का, यानी बोलने का कौशल वचन। ठीक है, वचन कौशल हो जाएगा, यानी किसी विशेष कौशल के विकास संबंध में अपने अवलोकन के आधार पर अपने निर्णय लिया कि आप कक्षा में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, बोलने का कौशल हो गया, जैसे बता दिए कि डियर बोल दिया या फ्रेंड बोल दिया या सर बोल दिया, तो फिर एक बार बताए कि सर बोले, तो फिर आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको किस प्रकार से करना है, तो ये बोल करके कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। जैसे सर हम बोले तो फिर बच्चों से बोलवाएंगे कि बेटा सर बोलो, तो वो डायरेक्ट उसी विधि का प्रयोग करेंगे, यानी प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, यानी बोलने का विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वचन कौशल का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने यह परिकल्पना लिया कि बच्चों में भाषा सीखने की अंतर्निहित तत्परता होती है? इसका जवाब क्या जाएगा? चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 105। शब्दों को वाक्यांश और वाक्यों की रचना करने के लिए सार्थक रूप से किस तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है? ऐसे संबंधित नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या पढ़ाना चाहिए? तो जब शब्द है और उसको वाक्यांशों और वाक्यों की रचना करने के लिए, ठीक है, फिर सार्थक रूप से किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, यानी सही ढंग से, यानी एक सार्थक रूप से, इससे संबंधित नियमों का अध्ययन करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए? तो क्या पढ़ना चाहिए? तो वाक्य विन्यास। क्वेश्चन नंबर 106 का, यदि बच्चे अपने आसपास बोली जाने वाली दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाओं के संपर्क से तो बच्चों को क्या होता है? किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चों की हानि पहुंचेगी, बच्चों को लाभ होगा या बच्चे भ्रमित होंगे? तो जब दो बच्चा भाषा सुन रहा है, बच्चा दो भाषा की बात सुन रहा है बच्चा, तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका तो अच्छे होगा ना, लाभ ही होगा ना, तो बच्चे दो भाषा को सीख पाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी द्वारा सुने जा रहे हैं और उसके अर्थ के प्रतिक्रिया देने से जुड़े निवेश इनपुट को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या है यह? क्या हो जाएगा? एक शिक्षार्थी क्या कर रहा है? सुन रहा है। ठीक है, इसके बाद वो क्या कर रहा है? उसी प्रतिक्रिया देने से जुड़े निवेश, यानी उसको इनपुट को क्या कर रहा है? भाषा के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108। आपके मित्र को व्यावहारिक व्याकरण पढ़ाने के लिए कहा जाता है, वो आपके पास मदद के लिए आते हैं। ठीक है, आप उसे बताएं कि व्यवहारिक व्याकरण का तात्पर्य कि व्याकरण शिक्षण डैश है। तो क्या हो जाएगा? 108 नंबर का क्वेश्चन का जवाब, संदर्भ में किया जाए, नियम में उदाहरण के साथ बताया जाए, साहित्यिक विषय वस्तु के वाक्य के माध्यम से हो, या फिर इसमें नियम पृथक से बताया जाए। तो क्या हो जाएगा? संदर्भ में किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109। प्रत्यास्मरण प्रकार का परीक्षण किसका आकलन करता है? तो चिंतन योग्यता, स्मृति का, समझ का, कल्पनाशीलता का। तो किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा फ्रेंड? स्मृति का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 का, बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों से प्रोत्साहित होते हैं? तो देखिए, बच्चे किस प्रकार की गतिविधियों से ज़्यादा प्रभावित होंगे, यानी प्रोत्साहित होंगे? जो उनके लिए सार्थक होती है, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। तो ये वाला बात तो पहले ही काट देना है। ठीक है, जो अध्यापक डे के लिए यानी डे लिए सार्थक होती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। तो देखिए, सीटेट में ऐसा जवाब भी मांगा जाता है जो बच्चों के हित में हो, जो बच्चों के अनुसार हो, यानी बच्चों की खुशी के आधार पर। तो इसी जवाब का तलाशना है, और ये जवाब आपका कौन सा वाला हो जाएगा? तो समझ रहे होंगे, जो बच्चों के लिए ही हो और बच्चों के अनुसार हो, बच्चों के हित में हो। तो ये कौन सा जवाब आपको समझ में आ रहा होगा? कोशिश कीजिएगा उसका जवाब देने के लिए, जो उनके लिए क्या होती है? सार्थक होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 का, आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों की कमियों की पहचान करना चाहते हैं। आप इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहेंगे? तो जब आप अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों की कमियों की पहचान करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रयोग करना चाहेंगे? तो मानदंड, संदर्भ मूल्यांकन, ये वाला तो होगा ही नहीं। योगात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक
मूल्यांकन या अनुवर्ती यानी फ्लॉप मूल्यांकन। तो कौन सा मूल्यांकन हो जाएगा आपका, कौन सा वाला मूल्यांकन होगा, तो ये हो जाएगा आपका निर्णयात्मक मूल्यांकन, निर्णयात्मक मूल्यांकन, ठीक है। मानदंड संदर्भित मूल्यांकन तो ये तो नहीं होगा, जैसे सीटेट में 150 में 120 नंबर लाना है या 90 नंबर लाना है, या फिर 90 नंबर ही देखते तो इतना नंबर लाएंगे तभी आप पास हो पाएंगे। इस प्रकार से जो बना हुआ है ये जनरल वालों के लिए है, जनरल वालों का बात बोल रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए, शेयर हाइप भी कर लिया कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको बैक टू बैक मेरा वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।